हेलो दोस्तों, टेक्निकल फ्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ संदीप कुमार नायक। और मैंने एक्चुअली एक ओला का रोडस्टर एक्स प्लस 4.5 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक जो वेरिएंट है वो ऑर्डर दिया था 7th ऑफ February को। और आफ्टर ए लॉन्ग वेटिंग टाइम अप्रॉक्स 5.5 महीने के आसपास मुझे एटलीस्ट 18th ऑफ जुलाई 2025 ये डिलीवरी मिल गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने ये बाइक को अप्रॉक्सीमेट 240 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर लिया। तो इसमें कौन सा चीज़ मुझे अच्छा लगा, कौन सा चीज़ जो है मुझे थोड़ा सा गलत लगा, थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए ओला को। अगर आप सोच रहे थे कि ये बाइक आप खरीदने वाले हो तो उस कंडीशन के लिए ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टे ट्यून कीजिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच सकता है। तो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा आपके लिए रोडस्टर एक्स या फिर रोडस्टर एक्स प्लस ये जो बाइक है ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, या फिर क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए। अगर आप बाइक लेते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पॉजिटिव पॉइंट से। इसका एक्सेलरेशन बहुत ही स्मूथ है। इको मोड में भी एक्सेलरेशन अच्छा है, नॉर्मल मोड को भी एक्सेलरेशन अच्छा है। और एक्सेलरेशन के मामले में या फिर गाड़ी का जो पिकअप बोल सकते हो आप लोग, इसके मामले में इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। और गाड़ी का जो वेट है वो स्पीड के अकॉर्डिंग जो वेट रेशियो है वो बहुत ही अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। तो ये आपको रोड पे एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। ये गाड़ी जो है वेट बैलेंस जो है इसका वेल मैनेज्ड है, यानी कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप डिसबैलेंस हो रहे हो, बैलेंसिंग रिलेटेड इशू है, हैंडल वाइब्रेशन रिलेटेड इशू है, ऐसा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ अभी तक जो मैंने गाड़ी चलाया उसके अकॉर्डिंग। और इसका लुक्स और डिज़ाइन के मामले में अगर बात करेंगे तो इसका लुक्स और डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लोगों को ये अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है सिग्नल पे या फिर रास्ते पे लोग आपको पूछे कि भाई कौन सा बाइक है, कौन सा मॉडल है, कब आया मार्केट में, कितना प्राइस है, कितना रेंज देती है। ये सारा सवाल आपके पास आ सकता है वाइल राइडिंग इन ए रोड। अगर आप रास्ते से गाड़ी लेके जा रहे हो तो उस कंडीशन में ये अट्रैक्ट करता है लोगों को। पर्सनली मुझे ये फील हुआ, मुझे बहुत सारे लोगों ने रास्ते पे पूछा, एक दो ने तो टेस्ट राइड का भी मांग किया था। तो आई विल गाइड देम टू गो टू द ओला एक्सपीरियंस सेंटर। और नॉर्मल मोड पे अगर आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेट जो रेंज है, अगर आप 100 से एकदम 0 या 10% पे लेके आते हो तो उस कंडीशन पे आपको 105 से लेके अप्रॉक्स 1010 1015 मैक्सिमम मिल सकता है। एक्चुअली मैंने गाड़ी ड्राइव किया है, 100% चार्ज मैंने किया था और अप्रॉक्सीमेट 97 किलोमीटर के बाद मेरे पास 25% बैटरी जो है बचा हुआ था। बट मैंने ये जो है ज़्यादातर 51% के आसपास मैंने नॉर्मल मोड पे चलाया और 49% के आसपास मैंने जो है इको मोड में चलाया। ये दोनों का कंबाइंड आउटपुट जो है 97 किलोमीटर था और कंजम्पशन जो था वो अप्रॉक्स 75% का था। तो मेरे ख्याल से अगर आप कंटिन्यूसली नॉर्मल मोड पे गाड़ी ड्राइव करोगे और कॉन्टिन्यूस जो स्पीड है उसको मेंटेन करोगे 70, 75, 80 के आसपास, तो ये आपको 100 से लेकर 105 तक का रेंज आपको दे सकता है। इको मोड पे जो है इसका जो स्पीड कैपिंग लगा के रखा है वो 40 से 42 है, जो कि सिटी राइड के लिए एकदम बेहतरीन है। सिटी राइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उस कंडीशन में ये एक मेजर रोल प्ले करेगा आपका। और जो नॉर्मल मोड है, बेसिकली मैंने स्पोर्ट्स मोड यूज़ नहीं किया था, तो नॉर्मल मोड पे ही मैं गाड़ी ड्राइव किया। तो नॉर्मल मोड का जो बेसिकल आउटपुट है वो जो स्पीड लिमिट सेट करके रखा है कंपनी ने, तो वो है अप्रॉक्स 80 से 82 किलोमीटर पर आवर के आसपास।
इसके अंदर जो क्रूइज कंट्रोल का फंक्शनलिटी मिलता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। मुझे ये फीचर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ज़्यादातर सिटी एंड जो हाईवे ऑपरेशन है उसमें, हाईवे रोड्स है उसमें ड्राइव किया था। तो उस कंडीशन में आपका जो रिस्ट है, रिस्ट के ऊपर एकदम इफेक्ट नहीं आता है। आप हाईवे में गाड़ी चला रहे हो, 60-70 में आप क्रूइज लगा दो, गाड़ी बिंदास भागेगा। आपको सिर्फ हैंडल को पकड़ के रखना है कंट्रोल करने के लिए, बस। तो मैंने बहुत बार इसका इस्तेमाल किया हुआ है ड्यूरिंग माई जर्नी। तो ये एक मेजर प्लस पॉइंट है ये व्हीकल का। इसके अंदर और एक फंक्शन है जो कि इजी पार्क। ये इजी पार्क फीचर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप कंजेस्टेड जगह पे फंसे हुए, आपका गाड़ी पार्किंग पे लगा हुआ है, आपको वहाँ निकलना है और ऐसा सिचुएशन है कि पीछे आपको किसी बंदे को बुला के खींचना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में ये आपको अच्छा खासा मदद करता है। लेकिन अगर सरफेस बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है उस कंडीशन पे ये उतना ज़्यादा आपको मदद नहीं करेगा। बट फ्लैट और थोड़ा सा सरफेस अगर इंक्लाइन है तो इट कैन मैनेज, ये मैनेज कर सकता है। और फंक्शन जो है इजी पार्क का ये बहुत ही अच्छा है। यू कैन चेक एंड यू कैन यूज दिस फंक्शन इन योर डेली लाइफ। अगर मैं फ्रंट का डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूँ तो फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक है ये कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग देता है। ब्रेक का इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा है। जो फ्रंट का ब्रेक है उसका रिस्पॉन्स मुझे अभी तक के लिए अच्छा देखने के लिए मिला। ब्रेक का ग्रिपिंग या फिर ब्रेकिंग जो है फ्रंट का बहुत अच्छा है। अभी सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। सस्पेंशन जो है वो डिसेंट टाइप का सस्पेंशन गाड़ी में मिलता है। मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि मैंने हीरो का या हीरो होंडा का जो है स्प्लेंडर प्लस या फिर सुपर स्प्लेंडर बाइक ड्राइव किया हुआ है, तो उसी तरीके का इसके अंदर भी पीछे जो है आपको ट्विन शॉकर या फिर शॉक एब्जॉर्बर मिलता है और सामने जो है आपको टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है आपको एक अच्छा खासा आउटपुट दे देता है। वाइब्रेशन, जर्क वगैरह जो है माइनर सा आपको फील होता है। और इसका जो सीट का कुशनिंग है वो भी अच्छा है। बट आई विल रिकमेंड कि आप सीट कवर या फिर सीट के ऊपर जो सीट बनाया जाता है उस तरीके का कुछ लगा लो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीट है थोड़ा सा वाइड टाइप का है। तो अगर ज़्यादा देर तक आप राइड करते हो तो आपका पैर का अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें थोड़ा बहुत दर्द या फिर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। क्योंकि मेरा जो था, मैंने तो पूरा 97 किलोमीटर पूरा ड्राइव किया था बिना रेस्ट किए हुए, बिना स्टॉपेज लिए हुए। तो उस कंडीशन पे नेक्स्ट डे जो था उसमें मेरा पैर का अंदर का जो साइड है उसमें थोड़ा सा दर्द हुआ था। गाड़ी में हैंडल वाइब्रेशन जैसा ऐसा कुछ चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हैंडल वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल नहीं है। गाड़ी एकदम स्टेबल तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो और गाड़ी कॉन्फिडेंटली आप लेके जा सकते हो। इसके अंदर जो ऐप का कनेक्टिविटी का फीचर है, ऐप का कनेक्टिविटी के अंदर आप इसमें जियो फेंसिंग लगा सकते हो या फिर जो है टाइम फेंसिंग लगा सकते हो। ये मुझे एक अच्छा फीचर मिला। और ये आप जो है ऐप के थ्रू चेक भी कर सकते हो और ऐप के थ्रू जो है कुछ मोड वगैरह जो है ऑन ऑफ भी आप कर सकते हो। तो ये एक गुड फीचर है मेरे ख्याल से, जो ओला अभी प्रोवाइड कर रहा है, जो ओला का गाड़ियों में मिलता है। ये एक अच्छा फीचर है, एक कन्वीनियंट फीचर है। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि गाड़ी में क्या क्या मुझे दिक्कत लगा, क्या क्या मुझे ख़राब लगा, क्या एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए थे कस्टमर के साथ, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले ओला का जो टीम है, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि भाई गाड़ी का जो PDI है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन है, वो सही से किया करो। गाड़ी के अंदर मैंने गाड़ी डिलीवरी लिया, गाड़ी डिलीवरी लेने के तुरंत बाद मैंने गाड़ी को ड्राइव किया और ड्राइव करने के बाद चेन का जो एडजस्टिंग वाला बोल्ट है वो लूज हो गया रास्ते में। तो फिर मुझे रास्ते में रुक के उसको टाइट करवाना पड़ा। दूसरा, गाड़ी के साथ नॉर्मली मुझे लेग गार्ड एंड साइड गार्ड एंड जो मिरर्स है ये सब फ्री में दिया गया था। बट जो लेग गार्ड था या फिर क्रैश गार्ड था उसका ऊपर का तो बोल्ट जो है वो मिसिंग था, वो लगा के नहीं दिया। तो वो मुझे बाहर से अरेंज करना पड़ा, मुझे बाहर से लगवाना पड़ा। तीसरा जो है, जो मिरर मिला है, मिरर का क्वालिटी उतना खास मुझे नहीं लगा। मिरर का जो क्वालिटी है एवरेज क्वालिटी का है। जो आपका कंसोल है, कंसोल के अंदर अगर आप देखोगे, बेसिकली जो कंसोल यानी कि जो डैश बोला जाता है, जो कंसोल है मीटर कंसोल, उसका जो साइड वाला एरिया है उसमें थोड़ा थोड़ा करके गैप है। तो मुझे अभी डर लग रहा है कि अगर बारिश में बहुत ज़्यादा जोर बारिश हो रहा है, बारिश में मैं लेके जा रहा हूँ गाड़ी, उस कंडीशन में उसके अंदर पानी ना चला जाए।
तो ये देखना पड़ेगा। अभी तो मैंने बारिश में ड्राइव नहीं किया है, और ऑलरेडी मैंने जो हैंडल का जो स्विच वगैरह है वो स्विच के अंदर मैंने पॉलीथीन से कवर करके रखा है ताकि पानी अंदर ना जा सके। और एक चीज़ मुझे जो इसमें दिक्कत मिला, गाड़ी में जब भी मैं लेफ्ट टर्न करता हूँ तो उसमें जो सामने वाला पैनल है और जो हेडलाइट का हाउसिंग है उसके अंदर गैप है। बट जब भी मैं राइट हैंड टर्निंग करता हूँ, राइट साइड में हैंडल को घुमाता हूँ, तो उस कंडीशन में जो बाहर का पैनल है, सो का जो पैनल होता है, वो पैनल के साथ जो हेडलाइट का हाउसिंग है वो हेडलाइट का हाउसिंग टच हो रहा है। जैसे कि अभी वीडियो में आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो तीसरा जो है, गाड़ी जब भी छोटा मोटा कोई भी गड्ढे में पड़ रहा है, छोटा मोटा, या फिर आप बम्पर वगैरह क्रॉस कर रहे हो, उस कंडीशन में खट खट करके सामने से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, नॉइस आ रहा है। तो मैंने इसके रिलेटेड ये जो हैंडल का जो हेडलाइट का हाउसिंग टच हो रहा है और जो ये आवाज़ आ रहा है उससे रिलेटेड मैंने कंप्लेंट रेज किया हुआ है। तो अभी मेरा ओला केयर प्लस प्लान है, तो वो लोग गाड़ी आके रिपेयर करेंगे। तो उस कंडीशन के लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इन फ्यूचर इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा, या तो मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू, या तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के वो प्रोवाइड करूँगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो डैश है, बेसिकली जो मीटर कंसोल है, उसके अंदर बहुत सारे ग्लिचेस है, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस। जैसे कि जब भी आप चाबी को ऑफ करोगे फिर ऑन करोगे, जो ट्रिप है वो 0 हो जाता है। सेकेंड जो है, आप 100% चार्ज करके निकले, अभी आपका क्लस्टर में नॉर्मल मोड पे जो रेंज आना चाहिए उसमें 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसे दिखाता है। और कुछ देर जाने के बाद, जैसे कि आपने अगर 4-5 किलोमीटर ड्राइव कर लिया गाड़ी को, तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाते हैं उसके अंदर। दूसरा, पहला दिन जो मेरा साइड स्टैंड था उसका जो इंडिकेशन था वो क्लस्टर में दिखा रहा था। दूसरा दिन के बाद से जो इंडिकेशन है क्लस्टर के अंदर, जो इंडिकेशन आना चाहिए वो इंडिकेशन दिख नहीं रहा है मुझे। तो वो स्टैंड का सेंसर का प्रॉब्लम है, या फिर जो कंसोल है, जो डैश है, उसका कुछ इशू है, ग्लिचेस है, ये मुझे पता नहीं। बट अदर्स फंक्शनलिटी जो है, जैसे चार्जिंग वगैरह या फिर क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ वगैरह, हेडलाइट अपर डिपर वगैरह, ये सब फंक्शन सही से काम कर रहे हैं, मतलब सही से विजिबल है उसके अंदर, जो टेल है सही से विजिबल हो रहा है। अगर आप ये बाइक को खरीद रहे हो तो इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो घर का जो आर्थिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, और कभी भी एक्सटेंशन कॉर्ड यूज़ नहीं करना है। मैंने बहुत कोशिश किया एक्सटेंशन कॉर्ड यूज़ करके इसको चार्ज करने का, चार्ज नहीं हुआ गाड़ी। और एक्सटेंशन कॉर्ड यूज़ करने के बाद एक बार चार्ज हुआ भी था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, लगभग 4 घंटे में ओनली 30% चार्ज हुआ था। एंड ये आई थिंक आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो तो प्लीज़ डायरेक्टली आप कनेक्ट किया करो बोर्ड के अंदर, और उसमें प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए। और अगर आपका ओला बाइक में जो ऑनबोर्ड चार्जर है वो ऑनबोर्ड चार्जर से सही तरीके से चार्ज नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ भाई एक बार उसको ओपन करो। ओपन करके वो जैक जो है प्रॉपरली उसको क्लोज करके लगाओ। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे लिए 2 बार ऐसा हुआ, क्योंकि उसका जो केबल का वायर है ऑनबोर्ड चार्जर का, वो केबल को अगर सही से नहीं बैठाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपका सीड लगेगा नहीं, और अगर सीड लग भी गया और अगर ऊपर आपका वजन अप्रॉक्सीमेट 90 kg के आसपास है, कोई बंदा बैठ गया तो वो थोड़ा सा इधर उधर डिसलोकेट हो जाता है। तो चार्जिंग के पहले एक बार आप देख लो वो डिसलोकेट है या नहीं। तो डिसलोकेट हो गया तो प्लीज़ उसको लगा के आप यूज़ कर सकते हो। मेरे लिए ऐसा 2 बार हुआ था, तो इसके बाद मैंने खोल के लगाया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं तो चार्जिंग शो ही नहीं कर रहा था। और एक जो चार्जर है ऑनबोर्ड चार्जर, उसका जो प्लग है, बेसिकली जो टॉप है, उसमें थोड़ा सा लूजनेस मिला मुझे। बेसिकली मैं जब बोर्ड से उसको खोल रहा था तो थोड़ा पीछे का साइड जो है उसका मूव कर रहा था। तो जब सर्विसिंग में आएंगे वो लोग तो मैं इसके बारे में भी उसको उन लोगों को बताऊंगा। सो अगर हो सके तो वो लोग हेल्प कर दें, क्योंकि जो स्क्रू का जो पॉइंट वगैरह है उसमें ऑलरेडी सील किया हुआ है, पानी ना अंदर जाए, रस्टिंग ना हो, इसके लिए। तो वो लोग आएंगे तो मैं पूछ के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका अपडेट दे दूँगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हेडलाइट का जो फोकस है, जो लो बीम का फोकस है, वो उतना अच्छा नहीं है। हाई बीम का फोकस अच्छा है, बट हाई बीम जो है बहुत नीचे है। नॉर्मल जैसे बाकी गाड़ियों में लो बीम होता है, वैसे ही स्पॉट पे हाई बीम पड़ता है, लेकिन उसका फोकस बहुत अच्छा है। सो मैंने देखा एक स्क्रू है, तो स्क्रू को मैंने कोशिश भी किया बट उससे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था।
आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि मैंने कोशिश किया स्क्रू को, बट स्क्रू से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो स्क्रू है मैं एक बार उन लोगों से भी पूछूंगा, सर्विस वाला बंदे से, कि थोड़ा सा हेडलाइट अप हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि उसमें क्या होता है एकदम नज़दीक जो है आपका फोकस दिखता है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका भी अपडेट दे दूँगा। रियर का जो मड का कवर है वो थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप बैठ के गाड़ी चला रहे हो, सोलो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका पैर वगैरह में कोई मिट्टी वगैरह या पानी वगैरह उड़ के लगने का चांसेस नहीं है। बट अगर पीछे अगर पिलियन है तो पिलियन का जो पैर है वो पूरा गंदा हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पूरा मिट्टी वगैरह है, पूरा पानी वगैरह है, वो पूरा एकदम जो आप स्प्रिंग वगैरह, कॉयल स्प्रिंग एंड जो साइड वाला पार्ट है उसके अंदर से बाहर आता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पीछे जो बैठेगा उसका जो पैर वगैरह है, कपड़ा वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा। पीछे का साइड में एक कवर दिया जा सकता था। बाकी इसका पीछे का जो मडगार्ड होता है पीछे का, जहाँ पर नंबर प्लेट लगा हुआ है, तो वो जब भी आप रोड पे जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा हिलता है। तो मुझे डाउट है कि कितना महीना कितना साल ये चलेगा। अगर टूट वगैरह गया तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो मैं बहुत सारा वीडियो देखा यूट्यूब के अंदर, वो लोग बोल रहे थे कि जो इंडिकेटर्स है फ्लेक्सिबल है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ फ्लेक्सिबल। अगर चोट वगैरह लग जाएगा, इधर उधर लगेगा, तो वो टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इसमें यूएसबी पोर्ट भी आपको मिलता है डैश के अंदर, बट यूएसबी पोर्ट में कवर देना चाहिए था। एक रबर का कवर भी होता तो भी चलता, वो ओपन दे दिया। अभी बारिश वगैरह हो रहा है तो पानी उसके अंदर जा सकता है। इसके बाद जो पॉइंट है, डबल स्टैंड अगर नहीं होगा, हर एक जगह पे आप सिंगल स्टैंड पे पार्क नहीं कर सकते। और इस गाड़ी में सिंगल स्टैंड से आप पार्क करोगे गाड़ी को, तो गाड़ी का जो हैंडल है वो आपको लेफ्ट साइड में मोड़ के रखना है। अगर राइट साइड में मोड़ के रखोगे और स्टैंड थोड़ा सा ऊपर का साइड में है तो गाड़ी स्टैंड से गिर सकता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिलहाल कोई भी एक्सपीरियंस सेंटर में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ऑर्डर लगाया। सो ऑर्डर लगाने के बाद भी अभी तक जो है 10-15 दिन हो गया, अभी तक वो डिस्पैच ही नहीं हुआ है। तो ये और एक मेजर कंसर्न है मेरे लिए। बाकी आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में कुछ फीचर या फिर ओला ऐप से रिलेटेड कुछ फीचर के बारे में जानना है, कैसे ऑन ऑफ होता है, कैसे काम करता है, कैसे एक्टिवेशन होता है, कैसे डीएक्टिवेशन होता है, कुछ फीचर वगैरह के बारे में पूछना है, या फिर कुछ और इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए इस गाड़ी के बारे में पर्टिकुलरली, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा मेरा समय निकाल के, मेरा टाइम निकाल के कि मैं आप लोगों का जो टेस्ट है वो कर पाए, और वो एज ए शॉर्ट्स या फिर एज ए वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँ और आप लोगों को मैं जवाब दे पाऊँ। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा लगा था, मैंने बताया, और कुछ चीज़ें हैं जो ओला को सुधार करना चाहिए, उसमें चेंजेस लाना चाहिए, तो वो भी मैंने बताया आप लोगों को। अभी डिसीजन आपके ऊपर है, और जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, और कुछ सजेशन भी देना है तो प्लीज़ सजेशन भी कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए धन्यवाद।